हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के पुस्तक से जीवनी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने प्रारंभ किया था साहित्य के गद्य की अन्य विधाओं को, और गद्य की अन्य विधाओं में हमने जीवनी साहित्य को देखा था। और जीवनी साहित्य में दो तरह के जो विधा है वो हमको दिखाई देती है, यानी एक है हमारा आत्मकथा और दूसरा है जीवनी। तो जीवनी साहित्य के अंतर्गत जो आत्मकथा वाला सेक्शन था वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था, यानी कल का जो 2 घंटे का वीडियो है वो पूरी तरीके से आत्मकथा पर केंद्रित था। और इस पुस्तक से आत्मकथा से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं या फिर जितने भी रचनाकार थे उन सभी को हमने उस 2 घंटे के वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीवनी है। ठीक है, तो जीवनी साहित्य के अंतर्गत 2 है, आत्मकथा और जीवनी। यानी आत्मकथा जब आप अपने विषय में लिख रहे हो और जीवनी यानी परकथा यानी दूसरे के विषय में लिख रहे हैं तो वो जीवनी है। तो आज हम परकथा यानी जीवनी को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक बार विषय सूची देखें तो यहाँ हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास कंप्लीट किया। आलोचना का विकास, इसे भी कंप्लीट कर लिया। उपन्यास का विकास, इस सेक्शन को भी कंप्लीट किया। उपन्यास का विकास, इसके बाद हमने कहानी का विकास, इसे भी कंप्लीट कर लिया। नाटक का विकास, इस सेक्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। और गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, इसे हमने कल प्रारंभ किया है। और इसके अंतर्गत यानी जीवनी साहित्य वाला जो टॉपिक है वो हमने प्रारंभ किया था कल। तो जीवनी साहित्य के अंतर्गत जो आत्मकथा वाला सेक्शन है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज हम जीवनी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो यात्रा साहित्य पर होगा, उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो संस्मरण और रेखाचित्र से संबंधित होगा। इसी तरीके से हम इन वीडियोस को यानी इस सेक्शन को भी जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा खंड क कंप्लीट हो गया, खंड ख कंप्लीट हो जाएगा। खंड ख आपके लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप कोशिश करें, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं खंड ख आप ज़रूर देखें। ठीक है, और जैसा भी आपको सजेशन लगता है कि इसमें ये चीज़ बेहतर हो सकती थी या फिर कहीं पे कोई दिक्कत अगर आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि खंड ख हमारा कंप्लीट होने के बाद खंड ग है जो तीसरा मूल्यांकन वाला है, ये हम एक एक रचनाकार पर केंद्रित होकर देखेंगे वीडियोस। ठीक है, तो फिलहाल आज का टॉपिक जो है वो जीवनी है और हम अपने मेन टॉपिक की ओर ही बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है परकथा यानी जीवनी। आत्मकथा हमने कर लिया था, आज हम कर रहे हैं परकथा यानी जीवनी साहित्य को, जीवनी को। ठीक है, जीवनी साहित्य में आएगा दोनों, आत्मकथा और जीवनी दोनों आएगा। तो आज हम सिर्फ जीवनी विधा के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक संतों में सबसे अधिक जीवनियाँ किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है। तो अगर हम आधुनिक संत की बात करें तो प्रारंभ यहीं से हो रहा है, जीवनी सेक्शन वाला, यानी जीवनी वाला जो विधा से संबंधित जो प्रश्न है वो पैसेज इन्हीं यानी दयानंद सरस्वती से ही प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्न भी मैंने इन्हीं से बनाया है। तो प्रश्न है, आधुनिक संतों में सबसे अधिक जीवनियाँ किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती पर सबसे ज़्यादा जीवनी लिखी गई है। तथ्य देख लेते हैं, आधुनिक संतों और महात्माओं में सबसे अधिक जीवनियाँ स्वामी दयानंद की लिखी गई हैं। अगर हम देखें तो दयानंद पर लिखी गई जितनी भी जीवनियाँ हैं उनमें सबसे पहला है गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा लिखित दयानंद दिग्विजय। अगर प्रश्न पूछा जाए दयानंद दिग्विजय, यह जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित है। किसने लिखी है, गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखी है। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1881। चिम्मन लाल वैश्य ने भी स्वामी दयानंद नाम से एक जीवनी लिखी है दयानंद सरस्वती पे। स्वामी सत्यानंद ने भी दयानंद प्रकाश करके जीवनी लिखी है दयानंद सरस्वती पे, इसका प्रकाशन वर्ष 1919 है। तो ये 3 जीवनियाँ किन पर है, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। जीवनी के लेखक कौन है, तो अकाल पुरुष गांधी नाम से स्पष्ट है कि गांधी के जीवन पर है और ये लिखा है जैनेन्द्र ने। ठीक है, तो गांधी के जीवन पर भी बहुत सारी जीवनियाँ लिखी गई हैं, अभी हम देख लेते हैं। तथ्य में है, अन्य संतों में यानी दयानंद सरस्वती के अलावा अगर हम देखें तो स्वामी विशुद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी श्रद्धानंद आदि के चरित्र भी लिखे गए हैं। इस परंपरा में महात्मा गांधी की भी अनेक जीवनियाँ लिखी गई हैं। यूँ महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के भी कर्णधार रहे हैं, किंतु सब मिलाकर उनके व्यक्तित्व में एक संत और महात्मा का तत्व ही अधिक उभरा है। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में सबसे पहला अगर हम देखें तो लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने लिखी है महात्मा गांधी नाम से महात्मा गांधी की जीवनी। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1939। दूसरा है घनश्याम दास बिरला, इन्होंने लिखा है बापू नाम से। ठीक है, महात्मा गांधी की जीवनी बापू नाम से किसने लिखी है, घनश्याम दास बिरला ने। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1940 है।
महात्मा गांधी के नाम से ही लिखी गई है जीवनी महात्मा गांधी की, वो है 1940 में प्रकाशन वर्ष हुआ है और लिखा किसने है? ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल ने लिखा है। ठीक है। और बापू के कारावास की कहानी, ये जीवनी गांधी के जीवन पर है और ये लिखा है सुशीला नायर ने। तो सुशीला नायर ने गांधी के जीवन पर जो जीवनी लिखी है उसका नाम क्या है? बापू के कारावास की कहानी, प्रकाशन वर्ष 1949। जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष गांधी 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। जैनेन्द्र ने अकाल पुरुष गांधी लिखी है। ठीक है। घनश्याम दास बिरला ने मेरे जीवन में गांधी। ठीक है। तो घनश्याम दास बिरला का 2 हो गया, एक तो बापू और दूसरा मेरे जीवन में गांधी, है ना। घनश्याम दास बिरला का 2 हो गया महात्मा गांधी के ऊपर लिखा हुआ जीवनी, एक तो बापू है, दूसरा मेरे जीवन में गांधी जी। तो प्रकाशन वर्ष बापू का क्या है? 1940 है और मेरे जीवन में गांधी जी 1975 है। इसे लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो यानी कि हमने देख लिया दयानंद सरस्वती के ऊपर 3 जीवनियाँ लिखी गई। उसी तरीके से अगर हम बापू के जीवन पर देखें तो यहाँ पे भी 6 जीवनियाँ हमको दिखाई देती हैं बापू के जीवन पर। अगले जो रचनाकार हैं वो अरविंद है, मतलब अरविंद घोष की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रश्न है उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 जिसका प्रकाशन वर्ष है, इसकी रचना किसने की? यानी अरविंद की जीवनी किसने लिखी है? शिव प्रसाद सिंह ने। किस नाम से लिखी है? उत्तर योगी श्री अरविंद। ठीक है। उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने। ठीक है। तथ्य देख लेते हैं। आधुनिक युग में कुछ ऐसे मध्यकालीन संतों की और भी हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ जिनका जीवन वर्तमान परिस्थितियों में प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो सकता है। इस दृष्टि से लिखी गई जीवनियों में सबसे पहले अगर हम देखें जो भी प्रेरणादायक या आदर्श जो बन सकते थे उनके ऊपर लिखी गई जीवनियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले गुरु नानक जी का नाम आता है और गुरु नानक नाम से जीवनी लिखी है मनमथनाथ गुप्त ने 1938 में। फिर श्री शंकराचार्य के जीवन पर आधारित है यह जीवनी, बलदेव उपाध्याय ने लिखी है 1950 में। योद्धा सन्यासी विवेकानंद। ठीक है। तो विवेकानंद पर जीवनी लिखी गई है योद्धा सन्यासी विवेकानंद, ये लिखा है किसने? हंसराज रहबर ने लिखा है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है उत्तर योगी श्री अरविंद, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1972। अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया जो जीवनी है वो है चैतन्य महाप्रभु। तो अगर प्रश्न पूछा जाए चैतन्य महाप्रभु की जीवनी किसने लिखी है तो अमृतलाल नागर ने लिखी है। कब लिखी है? 1975 में लिखी है। अगला है मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन, यह जीवनी किसने लिखी है? यह जीवनी लिखी है डॉक्टर रघुवंश ने लिखी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जितने भी प्रेरणा या स्रोत या फिर आदर्श हो सकते हैं उन पर भी जीवनियाँ लिखी गई और जीवनीकार भी उसके साथ हैं। अगला प्रश्न है महाराज विक्रमादित्य प्रकाशन वर्ष 1893 और अहिल्याबाई प्रकाशन वर्ष 1897 की जीवनियाँ किसने लिखी? तो इन दोनों के ऊपर लिखी है जीवनी कार्तिक प्रसाद ने। तो कार्तिक प्रसाद ने महाराजा विक्रमादित्य और अहिल्याबाई की जीवनी लिखी है। अब अगर हम ऐतिहासिक चरित्रों की बात करें, अभी हमने साधु संतों की बात कर ली और प्रेरणा स्रोत जो आदर्श हो सकते थे उनकी बात कर ली। अब हम अगर ऐतिहासिक चरित्रों में देखें तो ऐतिहासिक चरित्रों में सबसे पहला नाम किनका है? देवी प्रसाद मुंसिफ। ठीक है। सबसे पहला नाम क्या है? देवी प्रसाद मुंसिफ, ये जीवनीकार हैं। इन्होंने मानसिंह के ऊपर एक जीवनी लिखी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1889 है। मालदेव है, इसका भी प्रकाशन हमारा 1889 है। उदय सिंह महाराणा 1893, जसवंत सिंह 1896, प्रताप सिंह महाराणा 1903, संग्राम सिंह राणा 1904। तो ये 6 जीवनी देवी प्रसाद मुंसिफ ने लिखी है। अगला नाम है डॉक्टर राधा कृष्ण दास ने लिखा है आर्य चरितामृत बप्पा रावल। तो आर्य चरितामृत बप्पा रावल की जीवनी किसने लिखी है? तो राधा कृष्ण ने लिखी है और उसका प्रकाशन क्या है? 1884 है। अगले रचनाकार कौन से हैं? कार्तिक प्रसाद है। ठीक है। तो कार्तिक प्रसाद ने क्या लिखा है? महाराज विक्रमादित्य लिखा है और अहिल्याबाई के जीवन पर जीवनी लिखी है। 1893 महाराज विक्रमादित्य का प्रकाशन वर्ष है और अहिल्याबाई का 1897 है। तो कार्तिक प्रसाद ने यह जीवनी लिखी है। प्रश्न भी इसी से संबंधित था। अगले जीवनीकार हैं राम नारायण दुगड़। इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज चरित्र। ठीक है। 1899 में। तो पृथ्वीराज चरित्र अगर पूछा जाए प्रश्न किसने लिखा है तो राम नारायण दुग्गड़ ने लिखा है। अगला जो नाम है वो है बुद्धदेव। तो बुद्धदेव की जीवनी किसने लिखी है? जगमोहन वर्मा ने लिखी है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो संपूर्णानंद ने भी जीवनी लिखी है और संपूर्णानंद की जीवनी है महाराज छत्रसाल 1916 प्रकाशन वर्ष, चेत सिंह और काशी का विद्रोह 1919 प्रकाशन वर्ष, महादाजी सिंधिया 1920 प्रकाशन वर्ष, सम्राट हर्षवर्धन 1920 प्रकाशन वर्ष, सम्राट अशोक 1924 प्रकाशन वर्ष। आगे देखते हैं सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित संघर्षकालीन नेताओं की भी जीवनियाँ
यहाँ हमको दिखाई देती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित जीवनियाँ जो है वो किन के जीवन पर है, तो संघर्षकालीन नेताओं के जीवन पर है, ठीक है। और यह जीवनी प्रकाशित हुई है 1957 में, किन के द्वारा हुई है, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। अगली जीवनी है गुरु गोविंद सिंह की जीवनी, और ये लिखा है हंसराज रहबर ने, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जीवनी किसने लिखी है, हंसराज रहबर ने। अब देखते हैं अगला तथ्य है, इनके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, रंजीत सिंह आदि अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवनियाँ भी प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक, प्रकाशन वर्ष क्या है 1924, और महादाजी सिंधिया, प्रकाशन वर्ष क्या है 1920। इसके जीवनीकार कौन है, तो अभी हमने देखा था ऊपर तथ्य में संपूर्णानंद है इनके। अगला है चंपारण में महात्मा गांधी। अभी गांधी से संबंधित हमने कुछ रचनाकारों को देखा था, यानी कुछ जीवनीकार को देखा था। अभी एक और गांधी के जीवन पर आधारित जीवनी मिली है, वो है चंपारण में महात्मा गांधी, प्रकाशन वर्ष 1919 है, और ये लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। तथ्य देख लेते हैं। अब राजनीतिक चरित्रों की बात हो रही है कि हमने अभी देख लिया संत और महात्मा जितने भी थे उनके जीवन पे कितने चरित्र लिखे गए, फिर उसके बाद हमने प्रेरणा स्रोत देखा और आदर्श के रूप में देखा, फिर हमने ऐतिहासिक चरित्र भी देखे। अब हम देखते हैं राजनीतिक चरित्र पर लिखे गए जीवनी कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक चरित्रों में अगर हम देखें तो गंगा प्रसाद गुप्त ने लिखा है दादा भाई नौरोजी के ऊपर एक जीवनी, और यह प्रकाशन वर्ष इसका क्या है 1906 है। वहीं महादेव भट्ट ने लिखा है किस पे, लाजपत महिमा और अरविंद महिमा। लाजपत महिमा 1907 प्रकाशन वर्ष है, अरविंद महिमा का है क्या है 1908 प्रकाशन वर्ष। तो इन दोनों की जीवनी किसने लिखी है, महादेव भट्ट ने लिखी है। ये सभी क्या है, राजनीतिक चरित्र है। मुकुंदी लाल वर्मा ने कर्मवीर गांधी लिखा है, ठीक है। तो कर्मवीर गांधी अगर प्रश्न पूछा जाए किसने लिखा है, तो मुकुंदी लाल वर्मा ने लिखा है। कब लिखा है, 1913 में लिखा है। अगर प्रश्न पूछा जाए धर्मवीर गांधी किसने लिखी है, तो धर्मवीर गांधी लिखी है संपूर्णानंद ने, ठीक है। तो कर्मवीर गांधी, मुकुंदी, और धर्मवीर का क्या होगा, संपूर्णानंद। और प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखेंगे, कर्म पहले करेंगे हम तो 13 आएगा, और धर्म जो है वो हमारे कर्मों से ही निर्धारित होता है, तो फिर वो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो 13 और 14 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है, और मुकुंदी है और संपूर्णानंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप अगर याद कर सकते हैं रिलेट करके, तो उस तरीके से इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो गांधी के ऊपर जितनी भी जीवनी लिखी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। साहित्यकार के ऊपर जितनी भी जीवनी लिखी गई हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो धर्मवीर गांधी, कर्मवीर गांधी देख लिया हमने। महात्मा गांधी अगर प्रश्न पूछा जाए किसने लिखी है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1919 है, तो रामचंद्र वर्मा ने लिखी है महात्मा गांधी के नाम से। अगर प्रश्न पूछा जाए चंपारण में महात्मा गांधी, यही प्रश्न था कि किसने लिखी है, तो यह राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1919 है, ठीक है। अगला प्रश्न है गोपीनाथ दीक्षित लिखित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर किसने लिखी है, गोपीनाथ दीक्षित ने लिखी है। नेहरू की जीवनी लिखी है गोपीनाथ दीक्षित ने, 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी है मनमथनाथ गुप्त ने लिखी है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1938। अगले जो है जीवनीकार वो है महामना मालवीय, और पंडित सीताराम चतुर्वेदी इसके रचनाकार या जीवनीकार कह सकते हैं, और इनका प्रकाशन वर्ष क्या है 1938। अगले है सुभाष चंद्र बोस, इनकी जीवनी लिखी है जगदीश नारायण तिवारी ने 1940 में। जगदीश झा विमल ने लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर, और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। छविनाथ पांडे ने लिखा है नेताजी सुभाष, ठीक है। तो यह भी ध्यान देखेंगे कि क्या नाम है, ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र के ऊपर एक और था, सुभाष चंद्र बोस अगर होगा तो जगदीश नारायण तिवारी है, और अगर नेताजी सुभाष है और प्रकाशन वर्ष 1946 है तो ये छविनाथ पांडे जी के जीवनी है, मतलब छविनाथ पांडे इसके जीवनीकार हैं, ठीक है। जीवनी तो सुभाष चंद्र बोस की ही है। अगले जो रचनाकार हैं यानी जीवनीकार हैं वो देवराज मिश्र हैं, और इन्होंने राष्ट्रीय टंडन जी इस नाम से जीवनी लिखी है, और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका 1950। रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है जयप्रकाश नारायण की जीवनी। तो जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1951 में। बलराज मधोक ने लिखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1958। वहीं देवव्रत शास्त्री ने लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवनी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। तो ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगले जो जीवनीकार हैं वो है लक्ष्मी शंकर व्यास, और इन्होंने पराडकर जी और पत्रकारिता, प्रश्न पूछा जाए पराडकर जी और पत्रकारिता में पत्रकारिता के ऊपर जीवनी किसने लिखी है, तो लक्ष्मी शंकर व्यास, और प्रकाशन वर्ष इसका क्या हो जाएगा 1960। अगले जो जीवनीकार हैं वो है ईश्वर प्रसाद वर्मा, इन्होंने संपादित किया है मालवीय जी के संकल्पों का भारत, ठीक है। तो देखा जाए तो संकल्पों का भारत में
उनकी अपनी इच्छा हो सकती है, तो इसको जीवनी नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन अगर उन पर केंद्रित है, यानी मालवीय जी के जीवन पर केंद्रित है या उनके विचारों पर केंद्रित है, तो हम इसे जीवनी के अंतर्गत रखेंगे और यहाँ पे रखा भी गया है। ठीक है, तो ईश्वर प्रसाद वर्मा का जो है ये जो पुस्तक है वो संपादित पुस्तक है। ठीक है, अगला जो है वो है शिव कुमार कौशिक। शिव कुमार कौशिक जीवनीकार हैं। उनकी जीवनी मतलब इन्होंने जो जीवनी लिखी है वो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी किसने लिखी है, तो शिव कुमार कौशिक ने लिखी है, 1970 में लिखी है। अगला है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण 1975। एक और जयप्रकाश नारायण थे और वो थे बलराज मधुक, शायद पता नहीं, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का रामवृक्ष बेनीपुरी भी है और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का कौन है, डॉक्टर अमरनाथ सेठ। ठीक है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी और अमरनाथ सेठ, तो प्रकाशन वर्ष में अंतर है, आप उससे याद रखेंगे। ठीक है, तो 1975 हो गया। डॉक्टर चंद्रशेखर की जीवनी मतलब इनकी द्वारा लिखी गई जीवनी है जीवन यात्रा, जिसमें जीवन यात्रा में कौन है, ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी है। जीवन यात्रा अगर प्रश्न पूछा जाए किसकी जीवनी है, तो यह ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी है। किसने लिखी है अगर प्रश्न पूछा जाए, तो डॉक्टर चंद्रशेखर ने लिखी है। अगले जो जीवनीकार है वो महावीर अधिकारी हैं और इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री पर जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आचार्य नरेंद्र देव युग और नेतृत्व 1987 में जीवन परिचय के साथ और क्या प्रस्तुत किया गया है इसमें। ठीक है, ये एक जीवनी है, इसमें जीवन परिचय के साथ और क्या प्रस्तुत किया गया है, तो इसमें समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। तथ्य देख लेते हैं, प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल द्वारा, अब किसने लिखा है ये, नरेंद्र देव और युग और नेतृत्व के विषय में प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल ने लिखा है। नरेंद्र देव युग और नेतृत्व 1987 पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें आचार्य नरेंद्र देव के जीवन के परिचय के साथ ही समाजवादी आंदोलन और कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन का प्रामाणिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद 1938 प्रकाशन वर्ष, इसकी जीवनी किसने लिखी है, तो सही उत्तर क्या होगा, चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी है मनमथनाथ गुप्त ने। ठीक है, मनमथनाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने 1954 में किन विदेशी महापुरुषों की जीवनी लिखी है, तो राहुल सांकृत्यायन ने स्टालिन की लिखी है, कार्ल मार्क्स की लिखी है, लेनिन और माओ त्से तुंग की जीवनी लिखी है। अभी तक हमने किनका किनका देखा, साधु संतों का देखा, जीवनी मतलब कौन कौन सी जीवनी लिखी गई है साधु संतों के ऊपर। फिर हमने देखा प्रेरणा स्रोत कौन से हो सकते हैं, आदर्श कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी प्रेरणा स्रोत और आदर्श के रूप में जो भी व्यक्ति विद्यमान थे या फिर जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध थे उनके ऊपर भी जीवनी लिखी गई, हमने उनको भी देखा। साथ ही हमने देखा ऐतिहासिक चरित्र पर लिखी गई जीवनी, फिर उसके बाद हमने राजनीतिक चरित्र पर लिखी गई जीवनियों को भी देखा। अब हम देख रहे हैं विदेशी महापुरुषों के जीवन के ऊपर लिखी गई, तो महापुरुष या विद्वान आप जो कह लीजिए आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें अगर, तो विदेशी महापुरुषों की जीवनियाँ हिंदी में अधिक नहीं लिखी गई, लेकिन जिन्होंने लिखी है उनका हम नाम जान लेते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट 1983 में यह जीवनी आई है और लिखा किसने है, रमाशंकर व्यास ने। उसी तरीके से गैरी बाल्डी की जीवनी लिखी है 1901 में, किसने लिखी है, सिद्धेश्वर वर्मा ने लिखा है। फिर कर्नल जेम्स टॉड की जीवनी लिखी है 1902 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। स्टुअर्ट मिल की जीवनी लिखी है, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की जीवनी 1912 में लिखी है नाथुराम प्रेमी ने। कोलंबस 1917 में इनकी जीवनी लिखी गई है शिवनारायण द्विवेदी द्वारा। अगले हैं महात्मा सुकरात, इनकी जीवनी 1917 में लिखी गई है बेनी प्रसाद द्वारा। अगले हैं वेदज्ञ मैक्समुलर की जीवनी 1922 में लिखी गई है सुरेंद्रनाथ तिवारी द्वारा। अब्राहम लिंकन इनकी जीवनी है 1928 में लिखी गई है और ये सत्यव्रत द्वारा लिखी गई है। अगले जो है वो शिव कुमार शास्त्री हैं, इनकी जीवनी है नेल्सन की जीवनी 1928। ठीक है, 1928 नेल्सन की जीवनी शिव कुमार शास्त्री ने लिखी है। सत्यभक्त द्वारा लिखी गई है कार्ल मार्क्स की जीवनी 1933 में। सदानंद भारती द्वारा लिखी गई है महात्मा लेनिन की। ठीक है, महात्मा लेनिन की जीवनी लिखी गई है 1934 में सदानंद भारती द्वारा। चंद्रशेखर शास्त्री द्वारा लिखा गया है हिटलर महान 1936 में, इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, राम इकबाल सिंह ने लिखी है स्टालिन की जीवनी 1939 में। अगले है अनंत प्रसाद विद्यार्थी, इन्होंने मिस्टर चर्चिल की जीवनी लिखी है 1942 में। श्रमन लाल अग्रवाल, इन्होंने लिखी है हिटलर के ऊपर जीवनी। ठीक है, हिटलर के ऊपर जीवनी लिखी है 1950 में, स्टालिन के ऊपर लिखी है 1954 में, लेनिन के ऊपर लिखी है 1954 में और कार्ल मार्क्स के ऊपर भी लिखी है 1954 में। तो श्रमन लाल अग्रवाल ने चार विदेशी विद्वान हैं, जैसे हिटलर, स्टालिन, लेनिन और कार्ल मार्क्स। ठीक है,
तो इन सब के ऊपर जीवनी किसने लिखी है? श्रवण लाल अग्रवाल ने। अगले रचनाकार अगला तथ्य है राहुल सांकृत्यायन की। अगर हम राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो प्रश्न भी यही था। इन्होंने स्टालिन पे लिखा है, कार्ल मार्क्स पे लिखा है, लेनिन पे लिखा है, माओ त्से तुंग पे लिखा है और ये सभी 1954 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो ये आदि उल्लेखनीय जीवनी है। राजपाल एंड सन्स ये एक प्रकाशक है, मतलब प्रकाशन संस्थान है। तो अगर देखें तो राजपाल एंड सन्स ने संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, आविष्कारों और खोजियों की कुछ जीवनियाँ प्रकाशित की है, किंतु ये किशोरों के लिए उपयोगी हैं। इधर अगर हम देखें तो इधर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसे याद रखेंगे। रामविलास शर्मा ने मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज 1986 में अवश्य लिखा है, किंतु इसमें जीवनी से अधिक महत्व एशियाई समाज संबंधी विचारों को दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये जीवनी कम एशियाई समाज के विचारों और उनसे संबंधित चीज़ों को जानने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न देखें तो स्वतंत्रता के बाद विदेशी महापुरुषों की जीवनियाँ लिखने की परंपरा में क्या बदलाव आया? तो स्वतंत्रता के बाद विदेशी महापुरुषों की जीवनियों में लिखने में अगर देखें तो वो कम होती गई वो परंपरा। अगला प्रश्न है ऐसा लगता है स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में विदेश के जन नेताओं और महापुरुषों से प्रेरणा लेने के लिए उनकी जीवनियाँ लिखने की जो परंपरा बनी थी अब स्वतंत्र होने पर वह क्षीण हो रही है। अगला प्रश्न है उद्योगपति घनश्याम दास बिरला की जीवनी मरुभूमि का वह मेघ, प्रकाशन वर्ष 1986, इसके लेखक कौन है? तो घनश्याम दास स्वयं एक जीवनीकार हैं, उन्होंने बापू के ऊपर कई जीवनियाँ लिखी हैं और इनके जीवन पर जो जीवनी लिखी गई है उसका नाम है मरुभूमि का वह मेघ। तो ये किसने लिखा है? तो रामनिवास जाजू ने लिखा है ये। ठीक है, रामनिवास जाजू ने घनश्याम दास बिरला की जीवनी लिखी है, किस नाम से? मरुभूमि का वह मेघ, प्रकाशन वर्ष 1986। अब तथ्य देख लेते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनमें एक साथ राष्ट्र नेता, संत और साहित्यकार का व्यक्तित्व समाहित होता है, साथ ही वे देश की आत्मनिर्भरता का स्वप्न भी देखते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में उद्योगपति घनश्याम दास बिरला का उल्लेख किया जा सकता है। इधर रामनिवास जाजू ने मरुभूमि का वह मेघ 1986 नाम से आपकी एक अच्छी जीवनी लिखी है। बिरला जी महात्मा गांधी से प्रभावित थे, उनमें मनुष्योचित औदात्य था, वे एक सुसंस्कृत एवं कला प्रेमी व्यक्ति थे, देश की आर्थिक प्रगति के लिए वे चिंतित रहते थे, राष्ट्रीय उद्योग नीति के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस जीवनी में उनके व्यक्तित्व के ये सभी आयाम उभर कर सामने आए हैं। हिंदी में भी साहित्यकारों की अच्छी जीवनियाँ कम लिखी गई हैं। राधाकृष्ण दास कृत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र अगर हम देखें तो अन्य जीवनीकारों में कौन कौन से हैं? बाबू राधाकृष्ण दास ने भी एक जीवनी लिखी है, किनके ऊपर? भारतेंदु बाबू के ऊपर, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर लिखा है। तो वो जीवनी का क्या नाम है? भारतेंदु बाबू राधाकृष्ण दास जीवनीकार है। जीवनी का नाम है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1904। उसी तरीके से अगर हम देखें तो बाबू शिवनंदन सहाय ने भी हरिश्चंद्र के यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर जीवनी लिखी है और हरिश्चंद्र नाम से लिखी है, 1905 इसका प्रकाशन वर्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी राधाकृष्ण दास के नाम से जीवनी लिखी है, राधाकृष्ण दास की, 1913 इसका प्रकाशन वर्ष है। ब्रजरत्न दास ने लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर जीवनी और यह 1948 में प्रकाशित हुई है। श्री ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआकृत माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी है और यह प्रकाशित हुआ है 1960 में। तो इस दिशा में ये अच्छे प्रयास रहे हैं। तो यानी अगर हम साहित्यकारों की जीवनी पर ध्यान दें तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी से संबंधित कई जीवनियाँ हमको दिखाई दे रही हैं और साथ ही राधाकृष्ण दास के ऊपर भी जीवनी लिखी गई है और माखनलाल चतुर्वेदी, तो 3 रचनाकारों की जीवनी को हमने देखा। ठीक है, तो इन सभी जीवनी कि किनके ऊपर जीवनी लिखी गई है उनको, साथ ही उनके जीवनीकार और प्रकाशन वर्ष को आप एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1962। इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, इसके लेखक है अमृत राय। ठीक है, प्रकाशन वर्ष आप याद रखेंगे 1962। प्रेमचंद घर में, प्रकाशन वर्ष 1944 और ये शिवरानी देवी ने लिखा है जीवनी, ये उनकी पत्नी है। तथ्य देख लेते हैं। वस्तुतः जीवनी लेखन के लिए जिस मनोभूमि की आवश्यकता होती है हिंदी साहित्य में अब तक उसका अभाव है। आत्मकथा की रचना के लिए खुला हुआ मन जो अपनी समस्त दुर्बलताओं को स्वीकार कर सके आवश्यक है। दूसरे की जीवनी लिखने के लिए चरित्र नायक के संबंध में पूर्ण जानकारी अपेक्षित है। चरित्र नायक के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि से समान महत्व दिया जाना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह देवता होता है और ऐसे भी क्षण आते हैं जब उसके अचेतन में दबा हुआ पशु हुंकार उठता है।
जीवनी लेखक के लिए आवश्यक है कि वह तटस्थ भाव से उभय स्थितियों का चित्रण करे। जीवनी लिखने का कार्य उस समय और कठिन हो जाता है जब लेखक और चरितनायक में पिता पुत्र, पति पत्नी और गुरु शिष्य का संबंध होता है। हिंदी में प्रेमचंद की एक जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से लिखा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हिंदी में सबसे पहली जो प्रेमचंद की जो जीवनी है वो हम अगर देखें तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में 1944 में लिखी है। उसके बाद अगर हम देखें इनकी जो दूसरी जो जीवनी है प्रेमचंद की, वो इनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखा है और ये 1962 में प्रकाशित हुआ है। दोनों ही उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। अमृत राय का प्रयत्न श्लाघ्य है, उन्होंने हिंदी जीवनी साहित्य को ऊंचा उठाया है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को परिवार के संदर्भ में देखा है और अमृत राय ने युग जीवन के संदर्भ में देखा है। तो अगर हम देखें दोनों ही पति और एक अपने पति के विषय में कह रही है और एक अपने पिता के विषय में कह रहा है, लेकिन जब वो पिता को देखता है तो युग जीवन में जो भी संदर्भ है यानी तत्कालीन जो समय है उस संदर्भ में उसको रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब पत्नी की बात आती है तो वो पारिवारिक संदर्भ में प्रेमचंद के जीवन को उजागर करती है। ठीक है, तो ये एक अंतर हमको दिखाई देता है प्रेमचंद की जीवनी में जो शिवरानी देवी ने लिखा है और जो अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, इनकी तीसरी जीवनी जो है प्रेमचंद की वो लिखा है कलम का मजदूर 1964 में मदन गोपाल ने। ठीक है, तो प्रेमचंद की 3 जीवनी है आपके समक्ष, प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर। अगर प्रेमचंद के विषय में जानना या समझना है या उनके व्यक्तिगत जीवन से आपको रूबरू होना है तो आप इन तीनों जीवनी को देख सकते हैं। ठीक है, मूल पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी है और बाद में श्री मदन गोपाल ने ही इसे हिंदी में प्रस्तुत किया गया। तो देखा जाए तो यह पहले अंग्रेजी में आई थी यह जीवनी और उसके बाद हिंदी में इनको मदन गोपाल ने ही अनुवाद किया हिंदी में। श्री अमृत राय और मदन गोपाल दोनों ने प्रेमचंद की चिट्ठी पत्री का उपयोग किया है और उनकी रचनाओं का भी आधार लिया है, किंतु अमृत राय को जहाँ वे कलम के सिपाही लगे हैं वहीं मदन गोपाल को कलम के मजदूर प्रतीत हुए हैं। ठीक है, तो कलम के सिपाही और कलम के मजदूर जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो शायद आप इस अंतर को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो 3 जीवनी हमने देख लिया। साहित्यकार के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमने अब तक जीवनी को जिस तरीके से देखा, यानी कि पहले हमने संत महात्माओं की जीवनी को देखा, फिर उसके बाद हमने देखा पौराणिक जो भी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, फिर राजनीतिक देखा, फिर ऐतिहासिक देखा और उसके बाद अगर हम देखें तो विदेशी जो महापुरुष या विद्वान आप कह लें उनकी जीवनियों को देखा। और उसके बाद अब हम साहित्य की ओर आ रहे हैं और साहित्य की ओर जब हम आते हैं तो हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास और माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी देखी और उसके बाद फिर हमने प्रेमचंद की जीवनी देखी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा प्रकाशन वर्ष 1974 किस महान साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। ठीक है, आपका जो ये जीवनी वाला सेक्शन है, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो जीवनी वाला सेक्शन है पुस्तक में मैं कोशिश कर रही हूँ उससे कोई भी एक सेक्शन भी जो अगर कोई जानकारी हो वो आपके पास पहुँचने से छूटे ना, और चाहे वो प्रश्न के माध्यम से हो चाहे वो तथ्य के माध्यम से हो तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो जैसे अगर आप प्रश्न में भी देखें जैसे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा, तो यहाँ से भी आप चीज़ों को चाहे तो रिलेट कर सकते हैं और उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवनीकार और जीवनी जो है उनकी है वो आपके सामने है, प्रकाशन वर्ष सामने है, तो प्रश्न के माध्यम से भी चीज़ों को आप निकाल सकते हैं और उसको नोट्स के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, तो आवारा मसीहा है शरदचंद्र के जीवन पर आधारित है। तथ्य देख लेते हैं। इसी कोटि का एक प्रयत्न डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने किया है और भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है कविराज गोपीनाथ की जीवनी मनीषी की लोक यात्रा प्रस्तुत करके किया है। ठीक है, तो इन्होंने 2 जीवनी लिखी है, एक तो कविराज गोपीनाथ की जीवनी और दूसरी मनीषी की लोक यात्रा। तो किसने लिखी है दोनों जीवनी? डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने की है। विगत 30-32 वर्षों में साहित्यकारों के जीवन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीवनियाँ प्रकाशित हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें इन सभी जीवनियों के बाद यानी भगवती प्रसाद सिंह की जीवनी के बाद हम विष्णु प्रभाकर की जीवनी देखते हैं और विष्णु प्रभाकर ने जो जीवनी लिखी है हम उसको देखते हैं। हालांकि यह जीवनी शरदचंद्र के जीवन पर है, तो यह जीवनी शरदचंद्र की जीवनी हुई, लेकिन जीवनीकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर ने जो जीवनी लिखी है वो है आवारा मसीहा, 1974 प्रकाशन वर्ष है।
इसमें शरतचंद्र के जीवन से संबंध समस्त उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करके उनकी प्रतिभा का निर्माण किया गया है। जीवनी लेखक विष्णु प्रभाकर स्वयं एक अत्यंत संवेदनशील रचनाकार हैं। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति और घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करता है, विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन सामंजस्य का प्रणयन करता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन है विष्णु प्रभाकर का। निश्चय ही आवारा मसीहा में उन्होंने इस कसौटी का पूरा ध्यान रखा है। वस्तुतः इस कृति से शरतचंद्र की प्रतिमा का पुनर्सृजन हुआ है, जो मानवीय संवेदना के स्तर पर आज और भी प्रासंगिक बन गया है। शांति जोशी ने लिखा है कि उनकी जीवनी, शांति जोशी ने लिखा है सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। ठीक है, तो हमारे लिए दूसरे जो साहित्यकार के जीवन पर जो आधारित जीवनी है वो है पंत जी। पंत जी की जीवनी है सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य इस नाम से, और इसका प्रकाशन वर्ष 1970 और 77 हुआ है। लिखा किसने है? शांति जोशी ने लिखा है। सुश्री शांति जोशी पंत जी के निकट संपर्क में ही रही हैं। उन्होंने 2 खंडों में पंत जी के जीवन और साहित्य का विस्तृत परिचय दिया है। यह परिचय क्रमशः 1970 और 77 में प्रकाशित हुआ है। अगली रचनाकार है दिनकर के विषय में, और जीवनी जो है वो दिनकर के विषय में है, और दिनकर के जीवन पर आधारित ये जो जीवनी है इसका नाम है दिनकर एक सहज पुरुष। प्रकाशन वर्ष 1981 है, और इसके जो रचनाकार है वो शिवसागर मिश्र है। ठीक है, मिश्र याद रखेंगे आप, शिवसागर मिश्र हैं, और दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी का नाम है। अगर हम देखें तो शिवसागर मिश्र ने दिनकर एक सहज पुरुष 1981 में दिनकर के मानवीय पक्ष को उभारने की कोशिश की है। यह जीवनी आत्मीय शैली में लिखी गई है। तो दिनकर के मानवीय पक्ष को उद्घाटित करने का श्रेय किन्हें जाता है? शिवसागर मिश्र को, सॉरी। अगले जो हैं वो है बाबूजी। बाबूजी नागार्जुन को कहा जाता है। तो नागार्जुन के जीवनी को अगर हम देखें तो जीवनी किन के नाम से है? बाबूजी के नाम से है। लिखा किसने है? शोभाकांत ने लिखा है। श्री शोभाकांत कृत बाबूजी, प्रकाशन वर्ष 1991, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्री शोभाकांत कृत बाबूजी में नागार्जुन के जीवन के कुछ अछूते प्रसंगों को उभारने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969। जीवनी के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है, और रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी है। 3 खंडों में भी है शायद ये भी। इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना 1969 में यह प्रकाशित हुई है। न केवल निराला की रचनाओं को समझने में सहायक हुई है, वरन निराला और छायावादी युग के पूरे संघर्ष और अंतर्विरोध को समझने में भी हमारी सहायता करती है। इसमें निराला की प्रतिभा को महिमामंडित करने या कम से कम ना बिगड़ने देने के उद्देश्य से कुछ प्रसंगों को नज़रअंदाज अवश्य कर दिया गया है, किंतु पूरी कृति की सार्थकता को देखते हुए यह अनवधानता क्षम्य है। 1 मिनट लिख लेते हैं हम। अनवधानता, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, अनवधानता देखते हुए अनवधानता क्षम्य है। पता नहीं इसका क्या अर्थ है, या ये शब्द ही यहाँ गलत है। किंतु पूरी कृति की सार्थकता को देखते हुए यह अनवधानता क्षम्य है। क्या अर्थ हो सकता है यहाँ पे इसका पता नहीं, लेकिन इसे इस अर्थ में लिया गया है कि अगर कुछ चीज़ें अगर निराला की इसमें हटा दी गई है या फिर उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो भी इसको हम देखें तो बाकी चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो वहाँ पे ये जो एक त्रुटि है वो क्षम्य हो सकती है। ठीक है, यानी कि बाकी जो व्यापक जो चीज़ें इसमें समेटी गई हैं उस रूप में ये इसका जो महत्व देखा जा सकता है। ठीक है,
तो यानी कि अगर कोई एक चीज़ छोटी चीज़ रह भी गई है तो उसमें हम कुछ उसको वो नहीं कर सकते कि हाँ वो चीज़ क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो बाकी चीज़ों पे हम अगर देखें, ध्यान दें, तो वहाँ पे वो महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ उभर कर सामने आई हैं, ठीक है। तो रामविलास शर्मा ने कोशिश की है कि निराला की उन सभी पक्षों को उजागर किया जाए जो ज़रूरी हो सकते हैं या जो आवश्यक हो सकते हैं, और जिन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है उसके लिए रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि वो क्षम्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वटवृक्ष की छाया में प्रकाशन वर्ष 2004 किसके द्वारा और किसकी जीवनी पर लिखी गई है? तो वटवृक्ष की छाया लिखा है इन्होंने कुमुद नागर ने, और अपने पिता अमृतलाल नागर के जीवन पर लिखा है। तो पुत्री हुई कुमुद नागर इनकी। तो इस रूप में अगर हम देखें तो यह जो जीवनी है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम देखें तो वटवृक्ष की छाया में तथ्य देख लेते हैं। वटवृक्ष की छाया में 2004 प्रकाशन वर्ष है। यह कृति श्री कुमुद नागर द्वारा अपने पिता प्रख्यात कथाशिल्पी श्री अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। इसमें श्री नागर की 4 पीढ़ियों की गाथा अंकित है। श्री नागर के जीवन के कुछ अछूते संदर्भों एवं रचनात्मक संघर्षों को सामने लाकर कुमुद नागर ने इस कृति को अत्यंत रोमांचक, प्रेरक और उपयोगी बना दिया है। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर मेरे हमसफर प्रकाशन वर्ष क्या है? 2005। इसकी लेखिका कौन है? सही उत्तर होगा गायत्री कमलेश्वर। गायत्री कमलेश्वर इसकी लेखिका है। तथ्य देख लेते हैं। कमलेश्वर मेरे हमसफर 2005 की रचना प्रख्यात साहित्यकार श्री कमलेश्वर की पत्नी गायत्री कमलेश्वर ने की है। श्री कमलेश्वर का जीवन बहुत आयामी और घटनाबहुल रहा है। सफल कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और पत्रकार होने के अलावा वे टेलीविजन और फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। गायत्री कमलेश्वर द्वारा रचित इस कृति को हम उनके जीवन का दर्पण कह सकते हैं, ठीक है। तो यह भी कृति जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आप जो पुस्तक में जिस तरीके से ये प्रश्न आए हैं, यानी कि पैरा वाइज सभी जीवनी और जीवनीकार के विषय में थोड़ी जानकारी दे दी गई है, तो उसे मैंने प्रश्न के माध्यम से आपके सामने रख दिया है, ठीक है। ठक्कन से नागार्जुन एक जीवन यात्रा, यह भी एक जीवनी है। 2022 में इसका प्रकाशन हुआ है और इसके लेखक कौन है? शोभाकांत है, ठीक है। ठक्कन से नागार्जुन एक जीवन यात्रा शोभाकांत द्वारा लिखित अपने पिता बाबा नागार्जुन की प्रामाणिक जीवनी है। तो अगर हम देखें तो शोभाकांत कौन है? इनके पुत्र हुए। युगों का यात्री नागार्जुन की जीवनी ताराचंद योगी ने पहले लिखी थी, ठीक है। तो युगों का यात्री भी लिखा है, किसी ने बाबूजी भी लिखा था, ठीक है। तो वो भी आप याद रखेंगे। युगों का यात्री लिखा है किसने? ताराचंद योगी ने। और अगर ठक्कन से नागार्जुन एक जीवन यात्रा देखें तो शोभाकांत ने लिखी है। यह दूसरी जीवनी उनके पुत्र द्वारा लिखी गई है। पुत्र द्वारा पिता की लिखित इसके पहले की जीवनियों में अमृतराय कृत प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही है, ठीक है। अगर पुत्र और पिता की जीवनी के संदर्भ में देखें तो सबसे पहला जो वो जीवनी है वो कौन सा है? प्रेमचंद के पुत्र अमृतराय की जीवनी है। मतलब अमृतराय ने जो जीवनी लिखी है प्रेमचंद के संदर्भ में, वो एक महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर हम देखें तो शोभाकांत की यह जीवनी है, ठीक है। नागार्जुन एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे जुड़ा कोई ना कोई किस्सा उनके शुभचिंतकों, प्रशंसकों, समकालीनों और पाठकों के पास मिल जाएगा। जीवन की हर घटना को समेटने का दावा यह पुस्तक नहीं करती है, लेकिन इसमें उनके जीवन के उन सभी पहलुओं पर रोशनी जरूर डाली गई है जिनसे यह पता चलता है कि एक कर्मकांडी पिता की एकमात्र संतान ठक्कन कालांतर में सबके चहेते बाबा नागार्जुन किस तरह बने, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो जैनेन्द्र की जीवनी से संबंधित है। प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की जीवनी अनासक्त आस्तिक, ठीक है। अनासक्त आस्तिक प्रकाशन वर्ष 2019 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अनासक्त आस्तिक ज्योतिष, डॉक्टर ज्योतिष जोशी ने यह जीवनी लिखी है। जैनेन्द्र कुमार की यह जीवनी है। तथ्य देख लेते हैं। अनासक्त आस्तिक 2019 में डॉक्टर ज्योतिष जोशी द्वारा लिखित हिंदी भाषा परंपरा को अपनी वैचारिकी, लेखन और उपस्थिति से समृद्ध करने वाले महान कथाकार जैनेन्द्र जी की जीवनी है। लेखक ने अनेक वर्षों के अध्ययन एवं शोध द्वारा इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया है। जैनेन्द्र कुमार से संबंधित बहुत सारी जानकारी, इतिहासपरक सामग्री उनके समकालीनों द्वारा लिखी गई किताबों, प्रामाणिक रचनाओं, निबंधों, पत्र व्यवहार आदि के सम्यक रूप से विवेचित उनकी प्रामाणिक जीवनी लिखी गई है। साथ ही आनंदी लाल से जैनेन्द्र के बनने की कहानी भी इस पुस्तक में बड़े ही प्रभावी ढंग से लिखी गई है। अगला तथ्य देख लेते हैं। अब हिंदी लेखकों का ध्यान अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों की ओर जाने लगा। यानी अभी तक हमने जो देखा वो साहित्यकारों के संदर्भ में था, यानी कि जिन जिन साहित्यकारों के ऊपर जो जीवनी लिखी गई है हम उनके संदर्भ में बात कर रहे थे। अगर हम बाकी अदर देखें, यानी अन्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो हिंदी लेखकों का ध्यान उस ओर भी गया है। विगत वर्षों में बांग्ला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम ने नई पीढ़ी के प्रगतिशील युवकों को बहुत प्रभावित किया है।
तथ्य देख लेते हैं। श्री विष्णुचंद्र शर्मा ने अग्नि सेतु, प्रकाशन वर्ष क्या है 1936, नाम से उनकी एक प्रामाणिक जीवनी प्रस्तुत की है। यानी नजरुल इस्लाम के ऊपर, नजरुल इस्लाम की जीवनी कौन सी है? अग्नि सेतु। और ये लिखा किसने है? विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है। इसमें नजरुल इस्लाम के विद्रोही व्यक्तित्व का अच्छा अंकन किया गया है। अगला तथ्य है, कुछ साहित्यकार अपने प्रिय राजनेता, साहित्यकारों और कलाकारों की जीवन रेखाओं को एक साथ प्रस्तुत करके उनके चारित्र विशिष्ट को उभारना चाहते हैं। श्री जगदीश चंद्र माथुर ने, अब अगर हम देखें तो साहित्यकारों के अपने प्रिय लेखक हो सकते हैं, प्रिय राजनेता हो सकते हैं, प्रिय कलाकार हो सकते हैं। तो उस रूप में अगर हम देखें तो साहित्यकारों ने भी जीवनी लिखी है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो जगदीश चंद्र माथुर का नाम आ रहा है। और इन्होंने जिन्होंने जीना जाना, ठीक है, ये जीवनी है, 1971 में लिखकर एक ऐसा ही प्रयोग किया है जिसमें 7 साहित्यकार, 2 राजनेता, 1 विचारक और 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र लेख प्रस्तुत किया है। तो यानी कि अब तक हम जो जीवनी देखते आए थे उसमें एक ही व्यक्ति केंद्र में था, लेकिन अगर हम जगदीश चंद्र माथुर की इस जीवनी को देखें, जिन्होंने जीना जाना, इसमें उन्होंने 7 अलग साहित्यकार की जीवनी को रखा है, 2 राजनेता की जीवनी का रखा है और 1 विचारक और 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र यहाँ सामने रखा है। तो जीवनी का कहने का अर्थ यह भी नहीं है कि हम उसके संपूर्ण जीवन को उसमें उद्घाटित कर सकें, ठीक है। तो अगर ये जीवनी अगर हम देखें, जिन्होंने जीना जाना, तो जीवनी विधा को एक अलग ढंग से हमारे सामने रखता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति से जो भी व्यक्ति जिससे हम मिले हैं, उसकी जो कह सकते हैं उसका जो व्यक्तित्व है जो हमारे सामने उभर कर आया है, उसकी चर्चा हम उस एक अंश या उस एक पक्ष को हम उसमें उद्घाटित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जगदीश चंद्र माथुर को जिन व्यक्ति या जिन कलाकार या जिन राजनेताओं ने प्रभावित किया है, उन सभी का चरित्र उद्घाटन उन्होंने जिन्होंने जीना जाना में किया है, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में आत्मकथाओं की तुलना में जीवनियाँ कम लिखी गई है। प्रकाशन क्रम से अगर हम देखें तो डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी लिखित शमशेर की जीवनी मेरे बड़े भाई शमशेर जी, ठीक है। तो तेज बहादुर ने कौन सी जीवनी लिखी है? मेरे बड़े भाई शमशेर जी। जीवनी का नाम क्या है? मेरे बड़े भाई शमशेर जी। प्रकाशन वर्ष क्या हो गया? 1995। किसने लिखा है? डॉक्टर तेज बहादुर ने लिखा है, डॉक्टर तेज बहादुर ने लिखा है ये, ठीक है। अगला है कमला सांकृत्यायन ने लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? महामानव महापंडित, ठीक है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1995। अगले हैं विष्णुचंद्र शर्मा। इन्होंने क्या लिखा है? समय साम्यवादी, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे आप कि किसके जीवन पर है। समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है राहुल सांकृत्यायन की जीवनी पे, ठीक है। समय साम्यवादी 1997 प्रकाशन वर्ष है, राहुल जी की जीवनी है ये, और लिखा किसने है? विष्णुचंद्र शर्मा ने। प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है जीवनी प्यारे हरिश्चंद्र जू। प्यारे हरिश्चंद्र जू, ये जो जीवनी है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी है, 1997 इसका प्रकाशन वर्ष है। लिखा किसने है? प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है, ठीक है। अगली जो जीवनीकार है वो है सुलोचना रांगे राघव। इन्होंने लिखा है रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, ठीक है। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, 1997 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगले जो रचनाकार हैं वो है मदन मोहन ठाकुर। मदन मोहन ठाकुर ने लिखा है राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर। राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर, प्रकाशन वर्ष 1999, ठीक है। तो ये जो जीवनीकार हैं वो मदन मोहन ठाकुर हैं। अगले हैं बिंदु अग्रवाल। बिंदु अग्रवाल ने लिखा है स्मृति के झरोकों से, ठीक है। बिंदु अग्रवाल ने क्या लिखा है? स्मृति के झरोखे से, और प्रकाशन वर्ष इसका क्या हो गया? 1999 हुआ। अगले हैं ज्ञानचंद्र जैन। ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा है जीवन कथा शेष कथा, कथा शेष, संस्मरणात्मक जीवन कथा, कथा शेष, सॉरी एक सेकेंड, ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा है कथा शेष। अब ये जो कथा शेष जो जीवनी है वो किसकी है? अमृतलाल नागर की संस्मरणात्मक जीवनी कथा है, ठीक है। कथा शेष जो है वह अमृतलाल नागर की संस्मरणात्मक जीवनी कह सकते हैं। तो ये लिखा किसने है? ज्ञानचंद्र जैन ने लिखा है। अगले रचनाकार है अगली जो जीवनी है, ठीक है। अब जीवनी पहले है और जीवनीकार बाद में है। उत्सव पुरुष नरेश मेहता यह जीवनी का नाम है। जीवनीकार कौन है? महिमा मेहता। प्रकाशन वर्ष क्या है? 2003। वट वृक्ष की छाया में यह जीवनी है, और यह जीवनी किसकी है? अमृतलाल नागर की है, और लिखा किसने है? कुमुद नागर ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष 2006 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र, यह जीवनी है, और जीवनीकार है ज्ञानचंद्र जैन। कमलेश्वर मेरे हम सफ़र 2005 प्रकाशन वर्ष है। लिखा किसने है? गायत्री कमलेश्वर ने लिखा है। कल्पतरु की उत्सव लीला
यह 2005 प्रकाशन वर्ष है। लिखा किसने है? डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने। आलोचक का स्वदेश 2008 प्रकाशन वर्ष है और यह लिखा है डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने। व्योमकेश दरवेश यह जीवनी है और लिखा किसने है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। और अगले हैं देवेंद्र सत्यार्थी, एक सफ़रनामा, यह जीवनी लिखी है प्रकाश मनु ने। मंटो जिंदा है, मंटो जिंदा है, यह लिखा है किसने? नरेंद्र मोहन ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष इसका 2012 है। प्रकाशन वर्ष आप ध्यान देते जाएंगे। दर्पण देखे माच के, ठीक है, दर्पण देखे माच के है, परसाई की जीवनी है। परसाई जीवन और चिंतन किसने लिखा है? डॉक्टर राम शंकर मिश्र ने लिखा है। बयावा में बहार, बयावा में बहार, यह जो जीवनी है वो उर्मिला शिरीष ने लिखी है। गोविंद मिश्र की जीवनी है लता सुरगाथा, यह किसने लिखी है? यतीन्द्र मिश्र ने लिखी है। गोविंद मिश्र की जीवनी है लता सुरगाथा, यह लिखी किसने है? यतीन्द्र मिश्र ने लिखी है। अगला है लता मंगेशकर की सांगीतिक अगर हम यहाँ पे देखें तो यतीन्द्र मिश्र ने 2 जीवनी लिखी है, एक गोविंद मिश्र की जीवनी और दूसरा लता सुरगाथा, ठीक है। तो ये यतीन्द्र मिश्र की जीवनी है। यहाँ अगर हम देखें तो सुधीर सक्सेना ने 2 जीवनी लिखी है, लता मंगेशकर की सांगीतिक जीवन यात्रा और गोविंद की गीत गोविंद और लता मंगेशकर की सांगीतिक जीवन यात्रा, ये दोनों जीवनी किसने लिखी है? सुधीर सक्सेना ने लिखी है। अगले हैं सेठ गोविंद दास की जीवनी, अनासक्त आस्तिक और जैनेन्द्र कुमार की जीवनी, ठीक है। ये 3 जो है वो किसने लिखी है? ज्योतिष जोशी ने लिखी है। रघुवीर सहाय की जीवनी किसने लिखी है? विष्णु नागर ने लिखी है। मेरे पिता त्रिलोचन एक स्मृति लेखी किसने लिखा है? जयप्रकाश सिंह ने लिखा है। युगों का यात्री नागार्जुन की जीवनी किसने लिखा है? तारानंद नियोगी ने लिखा है। असहमति में उठाए हुए हाथ, रघुवीर सहाय की जीवनी, यह विष्णु नागर ने लिखा है। कि याद करे जो सभी, यह जो जीवनी है ये लिखी है रजनी गुप्त ने। दूसरा जीवन कृष्णा सोबती की यह जीवनी है और यह लिखी है गिरधर राठी ने। रेणु एक जीवनी, यह लिखा है भारत यायावर ने। अनल पाखी यह जीवनी है और यह जीवनी नामवर सिंह की जीवनी है और ये लिखा है अंकित नरवाल ने। रेणु की तलाश यह भारती यायावर ने लिखा है। कंथा प्रसाद की जीवनी यह श्याम बिहारी श्यामल ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद की जीवनी अवसाद का आनंद, यह सत्यदेव त्रिपाठी ने लिखी है। ठक्कन से नागार्जुन एक जीवन यात्रा, यह शोभाकांत ने लिखी है। काल के कपाल पर हस्ताक्षर, हरिशंकर परसाई की जीवनी, यह किसने लिखी है? राजेंद्र चंद कांतराय ने लिखी है। मोहन राकेश अधूरे रिश्तों की पूरी दास्तान, यह लिखी है डॉक्टर जयदेव तनेजा ने। हजार राहें मुड़ के देखी गुलजार की ज़िंदगी, हजार राहें मुड़कर देखी गुलजार की ज़िंदगी, यह यतीन्द्र मिश्र ने यह जीवनी लिखी है। मैं अधूरी दीर्घ कविता मुक्तिबोध की जीवनी 2 खंड में, यह लिखी है डॉक्टर जयप्रकाश ने। तो ये सभी जीवनियाँ क्या है? उल्लेखनीय हैं। अगला तथ्य देख लेते हैं। उपर्युक्त जीवनियों पर एक निगाह डालने से स्पष्ट यह है कि यह सभी जीवनियाँ साहित्यकारों की हैं जो उनके सगे संबंधियों या मित्रों द्वारा लिखी गई हैं। लगता है घोर वैश्विकता के इस युग में जीवन के अन्य क्षेत्रों में त्याग और सेवावृत्ति से कार्य करने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे महापुरुष अब नहीं रह गए हैं जो साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट कर सके। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ जीवनियाँ हैं और उनके विषय में कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे अगर हम देखें तो पहला है डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी लिखित शमशेर जी की जीवनी, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, ठीक है, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1995। तो जीवनी का नाम क्या हुआ? मेरे बड़े भाई शमशेर जी। आपने अभी देखा था ऊपर तथ्य में, ठीक है। उसी के विषय में थोड़ी जानकारी दे रखी है, वो हम देख लेते हैं। मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995 प्रकाशन वर्ष है। जीवनीकार कौन है? तेज बहादुर चौधरी। तथ्य देख लेते हैं। जो जीवनियाँ हमारे सामने हैं उनमें पहली नई कविता के अन्यतम कवि शमशेर की है। इसमें उनके छोटे भाई तेज बहादुर चौधरी, तो अब शमशेर जी के छोटे भाई कौन है? तेज बहादुर चौधरी। इन्होंने चौधरी के उस शमशेर की प्रतिभा को बड़ी निष्ठा से गढ़ा है जो सत्य के आवरण से सुरक्षित, झूठ से कोसों दूर, अत्यंत भावुक, निश्चल, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग, दुर्दिन में भी हंसने वाला, असाधारण सहनशील, जीवन के अंतिम क्षणों तक रचनारत और अपनी सहजता में विरल विशिष्ट था। यह जीवनी अपने आप में एक लंबी आख्यानक कविता जैसी है। तो अगर हम देखें तो तेज बहादुर चौधरी की यह जो जीवनी है शमशेर भाई को लेकर, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, यह महत्वपूर्ण है। अगली जो जीवनी है वो कमला संस्कृत्यायन की
लिखी जीवनी है और इन्होंने राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर लिखा है और जीवनी का नाम क्या है? महामानव महापंडित। 1995 में प्रकाशन वर्ष है इसका। दूसरी जीवनी राहुल सांकृत्यायन की है जो उनकी तीसरी पत्नी कमला सांकृत्यायन ने लिखी है। बहुत से अंतरंग और कोमल प्रसंगों के समावेश से इस जीवनी की अलग पहचान अवश्य बनती है, किंतु महापंडित के जीवन के अंतिम दिनों के उस गहन अवसाद और मानसिक द्वंद्व का उद्घाटन इसमें नहीं किया गया है जो अंततः उनके लिए सांघातिक सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ही जानकारी पुस्तक में जैसी दी है वैसी ही मैंने आपके सामने रख दी है। अगली जो जीवनी है वो विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है, राहुल जी की ही जीवनी है और इसका नाम क्या है? समय साम्यवादी। ये सब कुछ आपने अभी डिटेल में संक्षेप में देखा था। अभी हम इसको थोड़ा देख लेते हैं जो पुस्तक में जानकारी दी गई है। तो विष्णुचंद्र शर्मा की यह लिखी जीवनी है राहुल जी के संदर्भ में समय साम्यवादी। तथ्य देख लेते हैं। समय साम्यवादी शीर्षक तीसरी जीवनी भी राहुल जी की है। इसकी रचना नजरुल इस्लाम और मुक्तिबोध की आत्मकथात्मक जीवनियों के लेखक श्री विष्णुचंद्र शर्मा ने की है। 723 पृष्ठों की यह विस्तृत जीवनी बड़ी तैयारी के बाद श्रम और निष्ठापूर्वक लिखी गई है। यह राहुल जी के जीवन संघर्ष तथा उनकी विचारधारा और भावबोध का अत्यंत प्रामाणिक दस्तावेज है। अगली जो जीवनी है वो प्यारे हरिश्चंद्र जू। ठीक है, ये भी आपने देखा था। 1997 प्रकाशन वर्ष है और लिखने वाली कौन है? प्रतिभा अग्रवाल जी हैं। तथ्य देख लेते हैं। प्यारे हरिश्चंद्र जू शीर्षक चौथी जीवनी बाबू हरिश्चंद्र जी की है। यह भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास की यह भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास की दोहित्री प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है। यह वृत्त प्रधान जीवन गाथा न होकर भारतेंदु के विराट व्यक्तित्व और उनके साथ जुड़े साहित्य संसार का राग रस पूर्ण महाकाव्यात्मक आख्यान है। भारतेंदु व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक युग थे। प्रतिभा जी ने उन्हें केंद्र में रखकर पूरे युग की जो जीवंत प्रतिमा गढ़ी है वह वे ही गढ़ सकती थी। तो यह भी जो जीवनी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली जो जीवनी है वो रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, प्रकाशन वर्ष 1997। लिखने वाली है सुलोचना रांगे राघव। तथ्य देख लेते हैं। इस क्रम में पांचवी जीवनी रांगे राघव की है। श्री राघव की पत्नी सुलोचना रांगे राघव ने अपनी बेटी को लिखे 2 पत्रों के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है, एक चित्रपट की भांति मेरे मानस पर तुम्हारे पिता के साथ बिताए हुए हर क्षण की प्रतीक्षाया बनी हुई और मैं चाहती हूँ कि एक एक करके इन छायाओं के आवरणों को खोलकर तुम्हारे सामने रख दूँ। इस जीवनी में उन्होंने यही किया भी है। यह पूरी अंतरंग कथा भींगे नैनों से लिखी गई है। तो सुलोचना रांगे राघव ने लिखी है यह जीवनी अपनी बेटी को 2 पत्रों के माध्यम से, और यह जीवनी जो है वो रांगे राघव के जीवन पर आधारित है। अगली जो जीवनी है वो राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर, प्रकाशन वर्ष 1999। किनके द्वारा है? मदन मोहन ठाकुर द्वारा लिखी गई है यह जीवनी। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। इसके बाद हंस संपादक राजेंद्र यादव की जीवनी है जो उनके शुभचिंतक मित्र मदन मोहन ठाकुर ने लिखी है। ठाकुर के राजेंद्र यादव से पारिवारिक संबंध रहे हैं। राजेंद्र यादव के ब्याह में ठाकुर दंपति ने यादव के माता पिता की भूमिका निभाई थी। राजेंद्र यादव को उन्होंने बहुत निकट से देखा था। उन्होंने यथासंभव तटस्थ भाव से संस्मरण के रूप में यह जीवनी लिखी है। श्री यादव के दाम्पत्य जीवन में आने वाली तनाव पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने अपने को एक निर्विकार दृष्टा की भूमिका में ही रखा है। ठीक है, तो अगली जो जीवनी है वो स्मृति के झरोखे से, प्रकाशन वर्ष 1999, और यह बिंदु अग्रवाल ने लिखी है भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर। तथ्य देख लेते हैं। 7वीं जीवनी है भारत भूषण अग्रवाल की। इसे उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने लिखा है और इसमें बिंदु जी ने पत्नी के दायित्व के साथ ही एक सहृदय समीक्षक का दायित्व भी निभाया है। जीवनी की अंतिम पंक्तियां हैं, भारत जी का साहित्यिक व्यक्तित्व क्या था यह तो समय ही बताएगा, पर मेरे लिए तो वे सब कुछ थे। उन्होंने ही मुझे बड़े यत्नों से गढ़ा था। मैंने अपने मन की पूरी सच्चाई के साथ मुख्यतः आत्मतोष के लिए ही कुछ लिखने का प्रयास भर किया है। तो यह पंक्ति भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, तो यह पंक्ति स्मृति के झरोखे से जीवनी विधा से है, ये पुस्तक से ली गई है। ठीक है, अगली जो रचना यानी अगली जो जीवनी है वो है कथा शेष, और ये 1999 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये जो कथा शेष है वो ज्ञानचंद जैन ने लिखी है मृदलाल नागर के जीवन के संदर्भ में।
तथ्य है अंतिम और 8वीं जीवनी अमृतलाल नागर की है। इसे उनके बाल सखा और उनकी रचना यात्रा के साक्षी श्री ज्ञानचंद्र जैन ने लिखी है। इसमें स्मृति के सहारे परिचय, आरंभिक साहित्यिक जीवन, फिल्मी जीवन के 7 वर्ष और साहित्य साधना के 4 दशक, इन 4 अध्यायों के अंतर्गत नागर जी का पूरा जीवन प्रस्तुत किया है। तो अगर हम कथाशेष की बात करें तो इसमें 4 हैं, यानी परिचय, आरंभिक साहित्यिक जीवन, फिल्मी जीवन के 7 वर्ष और साहित्य साधना के 4 दशक। तो ये 4 अध्याय हैं इस कथाशेष के। ठीक है, तो ये चारों अध्याय भी आप याद रखेंगे। प्रस्तुत किया है नागर जी के जीवन संघर्ष के अछूते कोनों पर प्रकाश डालने वाली यह जीवनी पूरी तरह से विश्वसनीय और प्रामाणिक है। अब हम फिर से प्रश्नों को देखेंगे और जिस जिस तरीके से जो जीवनियाँ आई हैं उस तरीके से हम चीज़ों को देखते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा और जीवनियों को हमने देख लिया है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा ना वही ये जीवनियाँ थी और कुछ कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो भी हम इसमें ही कोशिश करेंगे कि हम वो देख लें। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो उत्सव पुरुष 2003 शीर्षक से नरेश मेहता की जीवनी किसने लिखी है? तो यह लिखी है महिमा मेहता ने। उत्सव पुरुष नरेश मेहता की जीवनी लिखी है महिमा मेहता ने। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता शीर्षक से प्रख्यात कवि और रचनाकार श्री नरेश मेहता की जीवनी प्रकाशित हुई है। लेखिका है श्रीमती महिमा मेहता। इस जीवनी की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्री मेहता के साथ श्रीमती मेहता का जीवन भी चित्रित हो गया है, जो विवाह के बाद से जीवन के अंतिम क्षण तक छाया की भांति उनके साथ रहकर उनके व्यक्तित्व को संवारती बनाती रही हैं। इसे पढ़कर हम श्री मेहता के सामान्य जीवन संघर्ष से तो परिचित होते ही हैं, उनके सजग व्यक्तित्व के अंतरंग क्षणों का साक्षात्कार भी करते हैं। श्रीमती मेहता के साक्ष्य पर श्री मेहता के सामान्य जीवन की जो रूप रेखा उभर कर सामने आती है वह इस प्रकार है। अगर हम श्री मेहता के संदर्भ में देखें तो नरेश मेहता के संदर्भ में वो क्या लिखती हैं? श्री नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश में उज्जैन के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित साजापुर के एक कुलीन मेहता परिवार में हुआ था। उन्हें 3 वर्ष की आयु में मातृवियोग सहना पड़ा। बाद को पिता भी नहीं रहे। अनाथ भाव से दूसरों के घर पालन पोषण हुआ और शिक्षा भी मिली। 16 फरवरी सन 1957 में इलाहाबाद के मुट्ठीगंज मोहल्ले में 37 नंबर के मकान में महिमा जी से ब्याह हुआ। ब्याह के समय मेहता जी रेडियो की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर दिल्ली में अपने भाई नंदकिशोर भट्ट के परिवार में रहते हुए भारतीय श्रमिक नामक पत्रिका में बहुत मामूली वेतन पर काम कर रहे थे। ब्याह के 2 वर्ष बाद आप अपनी स्वतंत्र गृहस्थी जमाने के उद्देश्य से महिमा जी को साथ लेकर लखनऊ आए। वहाँ कोई ठीक व्यवस्था न होने पर अंततः आप लोगों को ना चाहते हुए भी इलाहाबाद आना पड़ा। यह महिमा जी के माता पिता ने 99A लूकरगंज में रहने की व्यवस्था कर दी। इलाहाबाद आकर मेहता जी ने पूरी तरह अपने को रचनात्मक लेखन में लगा दिया। श्री वाचस्पति पाठक ने इनकी कृतियों के प्रकाशन की व्यवस्था कर दी और प्रकाशक से कुछ अग्रिम धनराशि बतौर रॉयल्टी के दिला दी। धीरे धीरे श्री मेहता एक श्रेष्ठ कवि एवं कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। सन 1985 तक आपको हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त और कहीं से कोई सम्मान या पुरस्कार नहीं मिला था। सन 1985 में जनधर्म साप्ताहिक भोपाल से सारस्वत सम्मान प्राप्त हुआ। सन 1986 में मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान और साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मांगला प्रसाद पुरस्कार मिला। सन 1989 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली पुरस्कार और 1990 में हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार। इसी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 15 नवंबर 2000 को आपकी अंतिम कृति प्रदक्षिणा अपने समय की पूरी हुई। आप श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रबंध काव्य लिखना चाहते थे, किंतु नियति को यह स्वीकार नहीं था। 22 नवंबर सन 2000 की सुबह यूं ही कागज पर कलम चलाते हुए आपने लिखा, क्या कोई यह कभी जान पाएगा कि किन परिस्थितियों विषमताओं में जीकर यहाँ तक पहुँचा? शायद नहीं, पर क्या बताकर कुछ संप्रेषित होगा? वही नहीं होगा जो मैं चाहता रहा हूँ, क्योंकि तो ये पंक्ति लिखते लिखते ही जो नरेश मेहता की है वो मृत्यु हो जाती है और इसी के संदर्भ में वो उल्लेख कर दी है महिमा मेहता। ये नरेश मेहता द्वारा लिखित अंतिम पंक्तियां हैं, तो अगर देखा जाए तो ये पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी दिन रात्रि 11:30 बजे के करीब आपकी अप्रत्याशित मृत्यु हुई। डॉक्टर के अनुसार स्वाभाविक मृत्यु। पुस्तक के अंत में श्री मेहता की कुछ डायरियाँ दी गई हैं। 8 जुलाई 1990 की डायरी में आपने लिखा है, लगता है जीवन समुद्र है, एक हिलोर आपको उठाती है तो दूसरी दबोच लेती है। ना आप पूरी तरह आश्वस्त हो पाते हैं, ना पूरी तरह परास्त। क्या इसी का नाम जीवन है? औरों के लिए जीवन चाहे जो कुछ हो, श्री मेहता का जीवन तो सचमुच उठती गिरती हिलोरों का समुद्र ही प्रतीत होता है। इन तरंगों और हिलोरों के बीच
अपने सारे संयम, धैर्य, सदाशयता और निसंगता के बावजूद श्री मेहता शायद ही अपने रचनाकार को सुरक्षित और अक्षुण्ण रख पाए होते यदि उन्हें श्रीमती महिमा मेहता जैसा जीवन साथी ना मिला होता। उन्हें हर आपदा और संकट से उबार कर निरंतर सृजनशील बनाए रखने का गुरुतर दायित्व निभाने का पूरा श्रेय श्रीमती मेहता को ही प्राप्त है, जो आज भी उन्हें अपने भीतर जीवित महसूस करती हुई अपने एकांत को भरा भरा अनुभव करती हैं। अगली जो जीवनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक जो जीवनी थी वो उत्सव पुरुष नरेश मेहता की थी और यह जीवनी महिमा मेहता जी ने लिखी है। जीवनी का यह अंश आपके सामने रखा गया था, यानी पुस्तक में जो इस तरीके से दिया है, बहुत ही मार्मिक यह अंश था। और देखा जाए तो अमूमन ऐसा ही होता है कि जीवन हम जैसा जीते हैं और उसके बाद जो व्यक्ति हमारे साथ जो रहता है, जब वो अकेला हो जाता है तो वो इन्हीं क्षणों को याद करते हुए और उसे डायरी या पन्नों के माध्यम से दर्ज करके पाठक के सामने लाता है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 2004। भारतेंदु जी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। अब तक उनकी जीवनियाँ तो कई लिखी जा चुकी हैं, किंतु श्री जैन ने उनके स्वाभिमानी, रसिक, अक्खड़ और मुक्त हस्त पैसा लुटाने वाले व्यक्तित्व की झलकियाँ दिखाकर इस कृति का महत्व बढ़ा दिया है। सब मिलाकर यह कृति प्रेरक ही नहीं, रोमांचक और शिक्षाप्रद भी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो जीवनी है, यह पुस्तक में जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको ये जीवनी मिल जाएंगी। यानी अभी जो हमने जीवनी वाला जो सेक्शन देखा था ना, वहीं पे आपको ये जैसे यहाँ पे जैन तो लिखा हुआ है, शायद वो कौन से जैन थे ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। आप दोबारा जाकर जब चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पे कोई जैन भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से उन्होंने जीवनी लिखी है। ठीक है, निर्मला नहीं, निर्मला तो नहीं है, मैं देख के बता देती हूँ। ठीक है, यहीं पे बता देती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में भी काफ़ी जीवनियाँ लिखी गई हैं। और अगर हम देखें एक तो ब्रजरत्न दास ने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 में। ये कौन सा है? 2004 का है। 2004 वाले कौन से हैं? इस पुस्तक में सबसे ज़्यादा कमी जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि एक जगह पहले पूरा वो जीवनी दे दिया गया है और उसके बाद जब उसे डिटेलिंग किया जा रहा है तो वहाँ पे फिर से रचनाकार का नाम नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अभी मुझे मिल भी नहीं रहा है। चलिए ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। ठीक है, यहीं पे हमने पढ़ा है इनको। अभी जैन करके नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे और यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, मतलब इतना बोल्ड से ये लेटर लिखा नहीं गया है यहाँ पे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में व्यक्तित्व चित्र 2004। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में, हाँ, ज्ञानचंद जैन, सर ठीक है ठीक है ठीक है ज्ञानचंद जैन। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। ठीक है, पूरा जो टाइटल है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र, 2004 प्रकाशन वर्ष, ज्ञानचंद्र जैन है। ठीक है, हमने अभी देखा था। ठीक है, ऊपर, और उसी में ये रह गया है। ठीक है, तो उसकी डिटेलिंग है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। अब तक उनकी जीवनियाँ तो कई लिखी जा चुकी हैं, किंतु श्री जैन यानी ज्ञानचंद जैन ने उनके स्वाभिमानी, रसिक, अक्खड़ और मुक्तहस्त पैसा लुटाने वाले व्यक्तित्व की झलकियाँ दिखाकर इस कृति का महत्व बढ़ा दिया है। सब मिलाकर यह कृति प्रेरक ही नहीं, रोमांचक और शिक्षाप्रद भी है। अगली जो कृति है वो है रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला, 2004 प्रकाशन वर्ष है। और इस रचना प्रसिद्ध आत्मव्यंजक निबंध लेखक और गद्य शिल्पी कौन है? श्री कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, यानी श्री कृष्ण बिहारी इसके जीवनीकार हैं। और जीवनी जो है वो है रामकृष्ण परमहंस कल्पतरु की उत्सव लीला। श्री रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के दिव्य विभूति थे। बड़ा से बड़ा
विद्वान अलौकिक व्यक्तित्व का अंकन पूरी तन्मयता से किया है। इस कृति में उनकी शोध वृत्ति और लालित्यपूर्ण लेखन का अद्भुत समन्वय लक्षित होता है। हिंदी जीवनी लेखन की परंपरा में यह कृति अन्यतम है। इसे पढ़कर हम श्री मिश्र की रचनाशीलता की एक नितांत नवीन भाव मुद्रा से परिचित होते हैं। अगली जो कृति है वो है कि याद जो करे सभी। प्रकाशन वर्ष क्या है 2021 और ये रजनी गुप्त द्वारा लिखी गई है और ये मैथिली शरण गुप्त के जीवन पर आधारित है। ठीक है, कि याद जो करे सभी की प्रामाणिक जीवनी है, मैथिली शरण गुप्त की लिखित प्रामाणिक जीवनी है। रजनी गुप्त जी उनके परिवार के सदस्य हैं और उन्होंने बड़ी प्रामाणिक ढंग से उनके परिवार के बारे में उनकी रचनाओं के आधार पर मैथिली शरण गुप्त जैसे विराट व्यक्तित्व के ताने बाने बुनने का बहुत सराहनीय प्रयास औपन्यासिक शैली में लिखा है। इस कृति में लेखिका ने चरित्र नायक के जीवन की विडंबनाओं और जिजीविषा के संघर्ष को बहुत ही संवेदना के साथ चित्रित किया है। अगली जो कृति है यानी अगली जो जीवनी है वो अवसाद का आनंद। प्रकाशन वर्ष 2022। यह जो जीवनी है वो डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद की भी यह जीवनी है। यह जीवनी प्रसाद के अवसान के 83 वर्ष बाद आई है। इस जीवनी के संबंध में मृत्युंजय श्रीवास्तव की टिप्पणी है। ठीक है, तो यह जो टिप्पणी मृत्युंजय श्रीवास्तव की है अवसाद का आनंद जीवनी के संदर्भ में वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लिखा है इन्होंने इसमें सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के पूर्वजों की पृष्ठभूमि और परंपरा है। चीनी से भरी 7 नाव डूबने का दर्द है। उनके विस्थापन की कथा है। पूर्वजों के बिखराव और बनारस में आबसने का विवरण है। साहू के सुधनी लगाने की रोचक कथा भी है। व्यवसाय मूल और जीवन मूल से अर्जित गौरव और पारिवारिक क्लेश के सिलसिले हैं। इस संदर्भ में लगभग 300 सालों का लेखा ब्यौरा है। इस जीवनी में जयशंकर नाम के साथ प्रसाद शब्द और किस परिस्थिति में जुड़ा यह भी बताया गया है। प्रसाद उनकी पहली पत्नी का दिया नाम था। जयशंकर प्रसाद पहले कलाधर थे, वहाँ से प्रसाद तक की यात्रा चित्रण यह जीवनी प्रामाणिक रूप से करती है। अब देखिए तो उपर्युक्त जीवनियों के बावजूद अभी हम यह नहीं कह सकते कि हमारा जीवनी साहित्य विश्व स्तर की जीवनियों के समकक्ष पहुंच गया है, इसलिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। तो यहाँ हमारा जीवनी वाला जो सेक्शन है उसका उपसंहार हो जाता है और हमने आत्मकथा कर लिया, जीवनी कर लिया। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो यात्रा साहित्य से संबंधित होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कहीं दिक्कत हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।